Ladies and gentlemen, let us start because आज का जो सेशन है वो दिल के साथ ताल्लुक रखता है और दिल सबका बड़ा जवान है यहाँ पे, मैं जानता हूँ। और बीमार दिल के लिए दुनिया में कहीं जगह नहीं है। गालिब भी बेचारा रोता रोता चला गया। But the heart as an organ by itself, जिस तरह आपके बाल सफेद होते हैं उस तरह कहा जाता है कि हार्ट के अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं एज वी ग्रो। तो बहुत लोगों को ये समझने में मुश्किल होती है कि हमारे को हार्ट की बीमारी हुई क्यों। हम तो बहुत बादाम खाते हैं, बहुत साइकिलिंग करते हैं। So we have to understand that for having a good quality of life, you must know your heart well, not how it feels, but how it works. So today it is a great privilege for all of us that we have a cardiologist, not just a senior consultant cardiologist, but a PhD in cardiology, and he's a thinker and a scientist. So I'm sure आपको जो आज डॉक्टर प्रेम अग्रवाल से बातें सुनेंगे वो मेडिकल से उठ के एक प्रोवोक करेगा आपको सोचने के लिए कि आप अपने हार्ट को कैसे, आपका हार्ट आज क्यों कैसे काम करता है और एजिंग के साथ क्या इशू है हार्ट का। The most important part which all elders must know. So Dr. Agrawal, we all welcome you and a very good evening to you. और मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त सब जो आपको सुन रहे हैं वो दिल के पूरे जवान हैं, तो किसी को ये मत कह देना कि आपका दिल बीमार है। उनको टेम्पररी कह सकते हैं पर प्लीज बीमार मत कह दें, रो पड़ेंगे सब हम। So I welcome Dr. Prem Agrawal. आपकी आवाज नहीं आ रही। Am I audible? Yes, now you're audible. Now you're audible. Okay, I thank you for calling me here and interacting with my colleagues who are all very young. And I will. Do you want me to speak or you want to ask some questions? आज मैंने फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया है सब लोगों के लिए कि मैं आप सबके बिहाफ पे डॉक्टर अग्रवाल से कुछ सवाल पूछूंगा and let us get the answers from him, and within that answer there will be knowledge. So Dr. Agrawal, you as a thinker and as a cardiologist, what is your definition of aging? What is aging according to you? Let's start from the basics today. अब एजिंग का जो इशू है अजीब सा है, क्योंकि एजिंग कस्टमरीली जो है वो तो क्रोनोलॉजिकल एजिंग मानी जाती है। उम्र के साथ उम्र जो है वो नापते थे, हम लोग नापते हैं नंबर में। नंबर मतलब 60 साल, 65 साल, 75 साल, 85 साल। तो ट्रेडिशनली हम सब लोग कहते हैं कि अगर हम No sound. Dr. Agrawal, we can't hear you. Now we can hear you. आवाज नहीं आ रही। Hello, am I listenable? Am I audible? Yes. तो नॉर्मली एजिंग जो है ना वो एक क्रोनोलॉजिकल शब्द हो गया, नंबर का शब्द हो गया। और नंबर जो है वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उसे डिफाइन कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले कह दिया था कि 58 साल पे आप बूढ़े हो गए, रिटायर कर दीजिए। बाद में कुछ लोगों ने कहा नहीं 60 पे हो गए, फिर 62 पे हो गए। ट्रेडिशनली कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं वो एजिंग को डिवाइड कर लेते हैं नंबर से कि 65 साल से बड़े लोग जो हैं वो हम कहते हैं एल्डरली हैं, और 75 साल से बड़े हैं तो ओल्ड हो गए, और 85 से ऊपर हो गए तो वेरी ओल्ड हो गए, और सेंचुरियन हो गए तो फिर उनको हम डेफिनेशन नहीं देते, वो हमारे प्रेशियस पेशेंट हो गए।
तो अब क्या है कि इस वाले एजिंग जो है वो नंबर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बहुत सारे एज लोग जो हैं वो डिफरेंटली प्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली क्या है, एजिंग क्या है कि एक जिंदगी का टाइम का जो स्ट्रेस है, बॉडी के स्ट्रेस, बॉडी में बेसिक बायोलॉजिकल स्ट्रेस पड़ते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन एंड डिफरेंट लाइफ के टाइम में पड़ते हैं। उसकी वजह से जो स्ट्रेस बॉडी के सेल्स पे आ जाता है, तो बायोलॉजिकल स्ट्रेस का कंप्लीटनेस जो है वो एजिंग है। और उसकी वजह से आदमी का जो प्रेजेंटेशन होता है वो डिफरेंटली होता है, और वो मॉडरेटेड होता है। कई लोगों को ज्यादा होता है, कई लोगों को कम होता है। मेजर कर सकते हैं ये हम अफेक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल स्ट्रेस बाय ए सेलुलर लेवल बाय टेलोमियर लेंथ। तो कुछ लोग छोटी उम्र में ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, कुछ लोग बड़ी उम्र में बूढ़े नहीं होते। वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका लाइफ लॉन्ग हेल्थ हैबिट्स कैसे रहे हैं, क्योंकि आपका एजिंग प्रोसेस तो आपकी जवानी में शुरू हो जाता है। Dr. Saab तो is जवानी not audible. Not audible. No, we can hear him, ma'am. No, we can hear him. We can hear him. Doctor is not visible. Yes, Visible. please carry on. He is Doctor. not visible. both I'm visible, I'm okay. Well, not Okay. visible. वीडियो बहुत कम आ रहा है। सर वीडियो का क्या करना है? Video is not coming. कोई बात नहीं, आवाज आ रही है। प्लीज कैरी ऑन डॉक्टर प्रेम। अच्छा, मेरा कहना ये था कि आपकी एजिंग का प्रोसेस जो है वो ज्यादा आपकी जवानी में शुरू होता है। न्यूट्रिशन, खाना पीना, आपकी खान पान, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपकी सोचना, सोना, शराब, सिगरेट और साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस, ये सब चीजें जो हैं आपको एजिंग की तरफ ले जाते हैं। तो जिन लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो जवानी में ठीक रहा है, उनको एजिंग जो है वो लेट होती है। जिनके जवानी में जिनको बीमारियां हो गई हैं, तकलीफ हो गई हैं, उनकी एजिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है, और उनका टेलोमियर लेंथ जो है वो कम हो जाता है, लाइफ स्पैन कम हो जाता है। तो एजिंग जो है, एज टू ओनली थिंक एज ए नंबर विल नॉट बी ऑल राइट, बिकॉज़ एवरीबडी हैज गॉट ए डिफरेंट methodology of aging throughout 60 years of life. How he has lived his life, that will depend upon how good or bad aging is that 60 years is. तो इसलिए मैं कहता हूँ एजिंग जो है नंबर में डॉक्टर अग्रवाल, अगर आप कहते हैं कि एजिंग का प्रोसेस राइट फ्रॉम डे 1 से शुरू हो जाता है, क्या आप मेरे को 40 साल लेट नहीं मिल रहे? अब तो हम 70 साल के हो गए, अब हमें बताइए कि आज से एजिंग क्या होगा। हेलो, Yes, please. हेलो, Yes, please. हेलो, Yes, I can hear you. I cannot hear you. What did you say again? Can you tell again? I said, आपने कहा कि एजिंग स्टार्ट्स at a young age. Okay. Yes, So yes. एजिंग स्टार्ट्स at a young age. Now young age में if somebody was remaining a good health, his शरीर के जो organs हैं उनका wear and tear कम हो जाएगा। Now ये बात आप 40 साल पहले मिलते तो शायद जिन्होंने बदतमीजी किया है वो शायद ना करते, लेकिन अब तो हम 70 साल के हो गए, तो आज से हमें आवाज नहीं आ रही, आवाज कट के आ रही है। आपका इट इज एट योर साइड। बोलो, बोलो। You want me to repeat? Yes, because I cannot understand. Yes, because I do not understand. Okay. Yes. Arshal, are we all 40 years late to start looking after our body? Can everybody mute himself? Can everybody mute himself? We are all muted. Your आपका net bandwidth कम है, आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए। Okay. Okay. Now, so my question is, are we 40 years late? What can I do today
उसी से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि हाउ डज दिस प्रोग्रेशन इन एज, हाउ डज इट इफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट एंड द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट? देखो, अगर हम हार्ट के बारे में कहें तो बेसिकली एजिंग से हमारी जो 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 इम्पैक्ट आ रहा है वो हमारी वेसल्स पे आ रहा है, वेसल्स पे। तो IMT थिकनेस एक सिंपल सा टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड से होता है, वो अर्ली स्टेजेस बता देगी कि हमारी जो है जो एजिंग है वो फास्ट हो गई है। IMT थिकनेस मतलब इंटिमल मीडिया थिकनेस, जो हमारे खून ले जाने जो खून ले जाने की धमनियां है मेरी, उन धमनियों को मैं देख सकता हूं अल्ट्रासाउंड मशीन से, आराम से सिंपल टेस्ट बिना किसी इन्वेजन के जांच कर सकता हूं मैं कि IMT थिकनेस कितनी है। अगर IMT थिकनेस ज्यादा है मेरी तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे हार्ट की वैस्कुलेचर पे इम्पैक्ट आ गया है, और जो इम्पैक्ट आता ही आता है। तो IMT थिकनेस उससे क्या होता है, जब मेरी वेसल्स मोटी हो जाती हैं तो मेरी जो वेसल्स हैं वो मोटी हो जाती हैं, थिकेंड हो जाती हैं। थिकेंड होने की वजह से उनके अंदर जो हार्ट है उसका साइज भी बड़ा हो जाता है, वो भी थिकेंड हो जाता है, मोटा हो जाता है, और मेरा लेफ्ट एट्रियल एक पार्ट होता है वो भी मोटा हो जाता है। उसकी वजह से ही प्रॉब्लम आती हैं, और कैल्शियम डिपॉजिट होता है इन वेसल्स में, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम आती है। तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम है मिलकर हमको जो हार्ट की हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर और हमारा रिजर्व हार्ट का वो कमजोर कर देता है। बेसिकली कैल्शियम डिपॉजिट है। दो चीजों से IMT थिकनेस और एक CT स्कैन कैल्शियम स्कोर, दो चीजों से मैं जान सकता हूं कि मेरे पास मेरे हार्ट के अंदर एजिंग का कितना इंपैक्ट आ गया है। मैं जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग, सबको एक्सप्लेन करने के लिए, जो इंटिमा डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, जिस तरह प्याज की झिल्ली, प्याज के लेयर्स होते हैं, प्याज में कई सारे लेयर्स होते हैं ना, लहसुन प्याज के अंदर, तो जो सबसे प्याज के सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है वो पतली सी होती है। तो उसी तरह हमारी आर्टरी में भी कई ऐसे लेयर्स हैं, तो सबसे अंदर के लेयर को जो खून के साथ टच करता है लेयर, उसको इंटिमा कहते हैं। तो डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि जो अगर वो आपका मोटा हो गया कैल्शियम के डिपॉजिट से, तो हार्ट की फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। तो डॉक्टर अग्रवाल, सबसे पहले ये बताइए कि डिफरेंस क्यों आता है? somebody's heart ages, somebody at 75 has no medicine. Yesterday Dr. Agarwal was sharing with us, he saw a 104-year-old gentleman who's got no medicines, and there are people getting a heart attack at 45. Why is this difference then? देखिए, ये एजिंग का जो इशू है, कि जैसे मैंने कहा कि ये सारा का सारा डिपेंडिंग है आपकी यंग एज से। यंग एज में कुछ ना जेनेटिक सिंड्रोम्स हैं। वो सिंड्रोम्स जो हैं, सिंड्रोम मतलब क्या हुआ कि कुछ प्रेजेंटेशंस हैं बुढ़ापे की, उम्र की, उन प्रेजेंटेशन की वजह से हार्ट पे बहुत असर पड़ता है। पहली बात तो यही है कि मल्टी मॉर्बिडिटी, किसी आदमी को जवानी के अंदर ही अगर बीमारी और भी हैं, जैसे डायबिटीज है, जैसे उसको आर्थराइटिस है, जैसे उसको दूसरे जेनेटिक सिंड्रोम है, कैंसर हो गया किसी को और बीमारी हो गई, COPD हो गई, अगर किसी को जवानी बीमारी हो गई है तो वो एजिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा तेज दौड़ा देगा। कहते हैं हम लोग मजाक में कहते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज 50 साल में नहीं हुई तो 80% चांसेस हैं कि उसको 80 साल तक पहुंचेगा। तो प्रेजेंट ऑफ द मल्टी मॉर्बिडिटीज इन द यंग एज विल चेंज योर कॉम्प्लेक्शन और द प्रोग्रेशन ऑफ द एजिंग प्रोसेस ऑल टुगेदर, एंड इट विल बी डिफरेंट विद डिफरेंट पीपल। किसी आदमी को कोई भी बीमारी कभी हो सकती है, जो बीमारी होगी तो बीमारी उसके एजिंग प्रोसेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी, ये एक डेफिनेट बात है। उसका एजिंग प्रोसेस डिफरेंट हो जाएगा। अगर किसी को जवानी में कैंसर हो गया है तो वो बहुत जल्दी एज कर जाएगा। किसी को अगर स्मोकिंग करने की आदत है तो बहुत जल्दी ही वो एज कर जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है जो एजिंग को डिफर करता है मैन टू मैन, वो पॉलीफार्मेसी है। अभी क्या है कि डॉक्टर के पास में, आप डॉक्टर गेवाल पे गए, आपने कहा ये तकलीफ है, उन्होंने दवाई लिख दी। आप प्रेम अग्रवाल पे गए, उन पे कहा मेरी तकलीफ है, उन्होंने 2 दवाई और लिख दी। तो कुल मिला के जब हमारे ओल्ड एजिंग पीपल का जब बक्सा देखते हैं दवाइयों का, तो 50 दवाइयां होती हैं उसके अंदर। तो पॉलीफार्मेसी
मतलब कोई भी आदमी 4 दवाई से ज्यादा अगर फालतू ले रहा है तो वो पॉलीफार्मेसी में आ गया। दवाइयों से इंटरेक्शन होता है, दवाइयों का बॉडी से इंटरेक्शन होता है, और कोई भी एक बीमारी का इलाज जो है वो दूसरी बीमारी को इम्पैक्ट करता है। मान लिया किसी ने कहा जी मुझे हार्ट फेलियर हो गया, उसको उसने लेसिस लगा दिया, वो पेशाब ज्यादा आया, उसको पता चला कि पेशाब की प्रॉब्लम और शुरू हो गई, उसके लिए एक और दवाई और दे दी उसने, उस दवाई से उसकी हार्ट की तकलीफ हो गई, उससे लंग्स की तकलीफ हो गई। तो पॉलीफार्मेसी is a very great curse in the modern medicine which is impacting the quality of aging because polypharmacy and number of disease, हर डिसीज की 5 दवाई लिख देगा डॉक्टर, तो 5 दवाई हर डिसीज की जो है मिला के 15 दवाई हो गई। 15 दवाइयों का आपस में इंटरेक्शन, अपना दवाइयों में इंटरेक्शन और दवाई का बॉडी से इंटरेक्शन, टुगेदर मिला के उसकी एजिंग प्रोसेस को बहुत तेज कर देगा। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबको ये मैसेज मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अग्रवाल ये एक टेंडेंसी हम सब में है कि कोई तकलीफ हो तो फट दवाई खानी चाहिए। तो व्हाट यू आर सेइंग इज दैट बी केयरफुल, डोंट रश फॉर मेडिसिन अनलेस एंड अंटिल इट इज रियली जस्टिफाइड। बट डॉक्टर अग्रवाल जो हार्ट है, अगर आपने ये हमको समझा दिया दैट ओके वी हैव टू बी केयरफुल इन ए लाइफस्टाइल, I am again asking you a question that today the average age of people sitting in this room today, उनका average age होगा 65. Now at 65, what are the common diseases that happen which can complicate the functioning of the heart at 65? अब तो हम आ गए luckily. Common age related diseases जो हैं वो जो कि आपकी कार्डियोवास्कुलर रिस्क को बढ़ाती हैं, क्योंकि फाइनल डेथ तो हार्ट से ही होती है। और किडनी की बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। किडनी की बीमारियों के लिए क्या होता है, उनका पेशाब का जो फिल्ट्रेशन रेट है, यूरिया क्रिएटिनिन है, रेनल मेटाबॉलिज्म है, वो किडनी की बीमारियां बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है एज रिलेटेड। इसलिए किडनी का टेस्ट जो है वो रेगुलरली होना, हर 1 साल में किडनी का टेस्ट होना जरूरी है, और ये कंफर्म करना जरूरी है किडनी में कोई डैमेज तो नहीं आ रही। एक लंग्स की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा होती है, इनवेरिएबली लंग्स में की कैपेसिटी कम हो जाती है, वेंटिलेटरी सपोर्ट कम हो जाती है, और खास तौर पे जिनको फेफड़ों की बीमारी है या जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट सबसे बड़ा कर्स है, या तंबाकू खाते हैं या कोई और सब्सटेंस लेते हैं, उनको फेफड़ों की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, वो उनको बहुत एजिंग में और हार्ट में बहुत तंग करेगी। मस्कुलोस्केटल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि रियलाइज नहीं करते हर एल्डरली पर्सन की, जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो मूवमेंट की है, लोकोमोशन, चलना फिरना उनका कम हो जाता है, और जो उनको फाइनली लीड करता है टुवर्ड्स द वर्स आउटकम। जब उनका लेटना चलना फिरना कम हो जाता है, उनकी हड्डियां और कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, पतली हड्डियां आती हैं, और आपने कहा जब वो गिर जाते हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। किसी भी आदमी का गिरना बुढ़ापे के अंदर एक पाप है। मैं भगवान से कहूंगा कोई भी ना गिरे, और ना गिरने का तरीका यही है कि आपका जो मोबिलिटी है, लोकोमोशन सिस्टम है, उसको मैं परफेक्ट रखूं हर तरीके से, उसका कैल्शियम, विटामिन डी और ऑस्टियोपोरोसिस, 3 बीमारियां जो कि हार्ट अटैक से ज्यादा खतरनाक है, उनका ध्यान रखूं। उसके बाद में इन सभी लोगों में एक इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। मतलब क्या कि ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा ये कि इन्फेक्शन का इम्पैक्ट हार्ट के ऊपर ज्यादा हो जाता है। तो इन सब लोगों को मैं रिकमेंड करता हूं अपने एल्डरली पॉपुलेशन को कि वो सब इम्यूनाइजेशन जरूर करें। जैसे बच्चों को टीके लगते हैं, इसी तरह बूढ़ों को टीके लगते हैं। बच्चों को बीमारी से बचाने के टीके लगाते हैं, वो बूढ़ों को टीके लगाते हैं, और टीके जो हैं बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, हर्पीज जोस्टर, चिकन पॉक्स, नंबर ऑफ इलनेसेस के लिए बूढ़ों में टीके लगते हैं, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि इन्फ्लुएंजा और निमोनिया का टीका सभी लोग लगाएं, जिससे उनको निमोनिया और इन्फ्लुएंजा होने के चांसेस कम हो जाएं। इन सभी लोगों में कुछ खून के अंदर प्रॉब्लम आती है कि खून मोटा हो जाता है। खून मोटा होने की वजह से क्या होता है, जैसे वैसे वेसल्स मोटी होती हैं, इसलिए उनसे टकरा के खून मोटा जाता है, और उनमें हमेशा कुछ थ्रोम्बोसिस होती है। थ्रोम्बोसिस मतलब क्लॉट बन जाते हैं। क्लॉट बनने की वजह से हार्ट का अटैक पड़ता है, क्लॉट बनने से ऐसा प्रॉब्लम होती है। तो ज्यादातर बड़े एल्डरली पॉपुलेशन को हम एक प्लेटलेट 75 मिलीग्राम की गोली देते हैं, जिससे उनका खून जो है पतला रहता है, और वो उनको प्रिवेंट करता है। ये सभी लोगों का मूड, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ये 2 चीजें एल्डरली पॉपुलेशन के साथ बहुत कॉमन है। और ये कॉमन क्यों होती है? क्योंकि एक अनसर्टेनिटी नजर आती है, मे बी बिकॉज द फैमिली इज नॉट सपोर्टिव, नॉट एवरीबॉडी आर से, बट सम पीपल आर वेरी एंशियस, एंड लोनलीनेस, दोस्त कम हो जाते हैं,
दोस्त जो होते हैं, जो पहले दोस्त थे, वो अपने अपने काम में लग गए, अपनी फैमिली में लग गए, और अकेला आदमी पड़ जाता है। वो टनल ऑफ लोनलीनेस जो है वो उनके लिए बहुत डेंजरस होती है, उनको इमीडिएटली स्ट्रेस बहुत देती है, और इन सभी लोगों को स्लीप डिसऑर्डर भी आते हैं। कई लोगों को नींद अच्छी नहीं आती है, और नींद अच्छी ना आने से स्ट्रेस होता है, वो सब चीजें हार्ट अटैक करती हैं। ये सब चीजें मिला के आपके एजिंग प्रोसेस को बढ़ा रही हैं, उसको तेज कर रही हैं, आपका हार्ट के प्रॉब्लम बढ़ा रही है। तो भाभी क्या है कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड, फ्रॉम बेसिक यंगहुड, एंड द combating all these diseases in the old days is very important. I think what you're trying to say, Dr. Agarwal, that at this age of 65, जो risk factors आपने बताए for the heart, in that you have mentioned the existing diseases of which kidney is the highest. So be careful. अगर किसी को kidney है, ये मत समझिए कि मैं kidney का इलाज करा रहा हूँ. No, the kidney disease, if you don't control, will impact your heart. Am I right, Dr. Agarwal? That is right. नंबर रिस्क फैक्टर जो हैं, देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं हार्ट के लिए करूँ, अब मैं एजिंग में नहीं कह रहा, मैं हार्ट में कह रहा हूँ। Only for the heart. एल्डरली पॉपुलेशन विद हार्ट, इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है लिपिड, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो हाइपरलिपिडीमिया जो है वो बहुत कॉमन चीज है, जो कि हमारे खान पान के तरीके से होती है। तो सबका लिपिड जो है वो कम होना चाहिए। अगर कम लिपिड होगा तो ब्लड में कैल्शियम कम बनेगा। दूसरा जो इन सभी लोगों को, अब मैं सभी की बात कर रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ मैं, एज इज रिलेटेड विद हाइपरटेंशन। एज विल कॉज हाइपरटेंशन। बस वेसल्स कम हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ऊपर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, नीचे का ब्लड प्रेशर नीचे हो जाएगा, पल्स प्रेशर बढ़ जाएगा आपका, जो नॉर्मली 120/80 होना चाहिए वो सभी लोगों का 160 वैसे 70 हो जाएगा। तो ये जो ब्लड प्रेशर है ये इनवेरिएबली जब ज्यादा ब्लड प्रेशर गिरते हैं तो वेसल्स पे अटैक करता है, वेसल पे अटैक करता है, वो थ्रोम्बोसिस होती है, फट जाती है, अटैक पड़ जाता है। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरा हो गया ओबेसिटी। ओबेसिटी इज ए कर्स। ओबेसिटी अगर है तो हमारे हार्ट के लिए बहुत खतरनाक है। आपको मैं कहूंगा कि अगर मेटाबॉलिक ओबेसिटी है तो डायबिटीज भी होगी, डायबिटीज होगी, हाइपरटेंशन भी होगा, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी होगा। हाइपरलिपिडीमिया चारों मिला के मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, एंड दे आर वेरी प्रोन टू द हार्ट अटैक्स, एंड हार्ट के लिए बहुत खराब होता है। उसके बाद में स्मोकिंग। Smoking has killed more people in the world. I think that smoking should be strongly discouraged in any elderly population. Dr. Agarwal, there is a saying in many people that as we grow, the importance of high cholesterol decrease हो जाता है. How true is this? I'm not being able to hear you. Has he got disconnected? Yes, sir. I think he lost his connection. Yeah, he lost the connection. You see, what is important is there is a very common saying. Am I back, Bobby? Yeah, you're back. Am I back, Bobby? Yes, I can hear you. I was asking you, there is a myth कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, I was talking about the risk factors. Yes, so cholesterol. What about cholesterol? They say कि after the age of 65 cholesterol की कोई importance नहीं है. How true is that? देखिए 65 कोलेस्ट्रॉल की इंपॉर्टेंस नहीं है, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है तो उसे कम करना है मैंने। लोअर, देयर इज नो लोअर लिमिट, जितना कम हो जाए उतना बेटर है। अगर दवाई के बिना ही 65 चल रहा है तो मैं दवाई देना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर 100 से ज्यादा है तो मैं दवाई देके 65 से नीचे लाना चाहूंगा। तो दवाई जितना कोलेस्ट्रॉल कम कर लूंगा उतना बेटर है। साथ ही साथ जो है जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस का। No, Dr. Agarwal, I meant at the age of 70, the value of hypercholesterolemia goes down. Is that true or false? No, it's false. False. Okay. And you have to bring it down. I mean, if you are having a low cholesterol, it is good. What I'm saying is the biggest factor which is affecting is psychosocial stress. All elderly population are going into enormous amount of stress. That stress is leading to release of adrenaline in the body. Adrenaline in the body, repeated surge of adrenaline causes your blood pressure to go up and down. And other endorphins, which causes the vessels to be thickened. And the psychosocial stress is easily avoidable if you know that these are not important.
with your life. No stress. Society is important now. The only thing important is yourself, and you should be happy. And whatever makes you happy should be done, and you can afford that. So that means that high cholesterol at any age is bad. Hypercholesterol is any stage is bad. Any stage. And But stress. Doctor, what is the difference between a heart attack of a young person and heart attack of a person who's at 70? Okay. Now, heart attack at a 70 years old, though the guidelines says that they are treated the same way, angioplasty and this thrombolysis, that is the clot buster. But it is seen that old people, अगर उनके अंदर हम clot buster देते हैं, तो उनको stroke होने के chances ज़्यादा होते हैं. तो इसलिए heart attack का treatment जो है, वो elderly population के अंदर, हालांकि एंजियोप्लास्टी का रिस्क ज्यादा है, अदरवाइज फिर भी एंजियोप्लास्टी से ज्यादा बेटर रिजल्ट बनाया गया. एंजियोप्लास्टी करके हम अगर जल्दी में पहुंच जाएं अस्पताल पहुंच के इमीडिएटली हमारा एंजियोप्लास्टी हो जाए और वो क्लॉट हम हटा लें, तो ओल्ड एज के बावजूद भी आपके रिजल्ट जो हैं वो ज्यादा बेटर होंगे, बजाय इसके कि हम कोई भी और दवाई दें या दवाई ना करें. लेकिन बाईपास और एंजियोप्लास्टी के अंदर ओल्ड एज में there's a very big question. You should go for bypass or go angioplasty. I will rather say that angioplasty would have been better option for an elderly population. If because bypass का जो impact है वो एक long term है, उनको recovery में बहुत मुश्किल होती है. बहुत सारे बूढ़े लोग जो हैं वो bypass के बाद में दोबारा से active नहीं हो पाते, और bypass के बाद में stroke का भी road बढ़ जाता है. तो I prefer today's atmosphere, I prefer when angioplasty has become much safer. I recommend angioplasty better than bypass. So what you're suggesting is that in the elderly age group, you would prefer angioplasty, and in the younger age group, you would prefer bypass surgery? Younger age group, it will depend upon that whether the disease is how prolonged, how big, and whether I can get a complete revascularization by bypass or angioplasty. बाईपास का बेनिफिट क्या होता है कि हम तीन ग्राफ्ट लगाते हैं, और 3 ग्राफ्ट लेने से हमारा जो हार्ट की जो सब वेसल्स हैं सब वापस आ जाती हैं, और एंजियोप्लास्टी में सिर्फ एक वेसल ट्रीट करते हैं. तो जहाँ पे मल्टी वेसल डिसीज होती है वहाँ बाईपास रिकमेंड होता है, बट नॉट इन एल्डरली पीपल, बिकॉज एल्डरली पीपल में हमारा बहुत ज्यादा रिवर्सलेशन का एम नहीं होता. हम चाहते हैं उसका लेफ्ट मेन आर्टरी जो चलती रहे और कम से कम में चल के काम ठीक रहे. आपने जो डिफरेंस बताया वो ट्रीटमेंट के बेसिस पे. Is there any difference in the disease of a heart attack in a young and old? यंग पेशेंट में हार्ट अटैक कम होता है, ओल्ड में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी वेस्कुलेशन खराब होती है, उनकी थ्रोम्बोसिस ज्यादा होती है. यंग पेशेंट में हार्ट अटैक तभी होगा जब उनको ये सारे स्ट्रेस फैक्टर जो बोले मैंने आपको 11 स्ट्रेस फैक्टर वो सारे के सारे हैं, तो उनमें यंग में होगा. तो 3 चीजें जो हैं वो ओल्ड एज में ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए हमें, जो कि ओल्ड एज की बीमारियां हैं हार्ट के लिए. एक बीमारी है एट्रियल फिब्रिलेशन. I was coming to that because Shashi Gupta has also asked. A very common heart problem in the elders is atrial fibrillation. एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है कि हमारी जो हार्ट की what is atrial fibrillation और ये elders में high risk क्यों माना जाता है? ये देखिए, एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो एक बीमारी है जो कि बूढ़ों की ही है. इट ओनली हैपेंस इन एल्डरली, यंग एज ग्रुप में नहीं होती, और 80 साल के बड़े लोगों में 80% चांसेस हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगा. एट्रियल फिब्रिलेशन की बीमारी है वो बेसिकली इरेगुलरिटी ऑफ पल्स है. पल्स जो हमारी रेगुलर होती है, धक 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 धक, वो धक 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 ऐसे करके डिफरेंट हो जाती है. तो पल्स का जो डिफरेंट रिदम हो जाता है वो कई बार फास्ट भी होता है, और फास्ट होने से और स्लो होने से वो ब्लड में क्लॉट बना देता है, वो क्लॉट दिमाग में जाकर स्ट्रोक कर देता है. तो एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो एक बीमारी है जो एल्डरली पॉपुलेशन की ही है, और वो हार्ट से रिलेटेड है वो हार्ट से रिलेटेड, लेकिन कॉज करती है स्ट्रोक. तो ये एक बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है. इसलिए एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए मैं चाहूंगा कि मेरे सब एल्डरली लोग जो हैं वो अपने बहुत कॉन्शियस रहें और वो अपने ध्यान रखें. इसकी वजह जो है वो हार्ट का लेफ्ट एट्रियम जो है उसका बड़ा हो जाना है, जो मैंने कहा एजिंग प्रोसेस के साथ बढ़ जाता है, उसके साथ में जाता है. दूसरी बीमारी है एओर्टिक स्टेनोसिस. Before you come to stenosis, how do you diagnose atrial fibrillation? सिंपल ECG. अपनी पल्स देखेंगे आप, आजकल तो पल्स ऑक्सीमीटर सबने घर में रख रखा है.
पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स देखेंगे, तेज है, तेज है, ईसीजी करेंगे, ईसीजी में नजर आ जाएगा बीट जो है वो इरेगुलर है। अगर इरेगुलर बीट है तो इमीडिएटली एट्रियल फिब्रिलेशन के ही चांसेस है ओल्ड एज में। मैंने कहा 80% लोग 80 से ऊपर एट्रियल फिब्रिलेशन के शिकार हैं, और जिनको स्ट्रोक के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे। और स्ट्रोक का कॉमनेस्ट कॉज जो है एल्डरली पॉपुलेशन में वो सिर्फ एट्रियल फिब्रिलेशन ही है। एट्रियल फिब्रिलेशन इज मोर डेडली देन द हार्ट अटैक, which is not known to us, which is not realized by us. Atrial fibrillation is much more difficult, easy to treat, but less recognized and causes more devastating results. Stroke is a worst thing to have. Stroke होते ही आदमी की लाइफ क्वालिटी जो है वो enormously deteriorate कर जाती है। उसका easily avoidance possible है, वो atrial fibrillation में दवाई से possible है। very important message. Atrial fibrillation मतलब कि आपकी पल्स का रफ्तार ज्यादा हो जाना और इरेगुलर होना। तो जब ये रफ्तार ज्यादा होती है और इरेगुलर होती है तो ब्लड के अंदर, आर्टरीज के अंदर छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं, और वो क्लॉट्स जाके ब्रेन के अंदर लॉज होके ब्रेन में स्ट्रोक क्रिएट करते हैं। सो डॉक्टर अग्रवाल इज सेइंग दैट इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम ऑफ द एल्डर्स and it develops because हार्ट का एजिंग की वजह से एक पोर्शन ऑफ द हार्ट का साइज बढ़ जाता है, तो स्ट्रेचिंग की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है। एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट डॉक्टर अग्रवाल फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन? मंजू जी कह रहे हैं कैसे कहते हैं? AF, it is called AF, capital AF. Somebody asked that how we spell it. So atrial fibrillation means AF. Treatment is simple है, दवाई से ही होता है। दवाइयाँ देते हैं हम इसके अंदर, दवाइयाँ ओरल मेडिकेशन देते हैं, 2 तरह की दवाई देते हैं। एक से तो हम खून पतला करते हैं ताकि स्ट्रोक ना हो, और दूसरी बात हम दवाई देते हैं जिससे रिदम रेगुलर होता है। वेरी इजी टू ट्रीट एंड वन मस्ट PSVT is also fast pulse. Somebody asked me, Vinita Anand ने पूछा, PSVT is found in young people. It is also given fast people. It is not associated with elderly people. Elderly के साथ में AF ही होता है. Okay. So now the other disease you mentioned was aortic stenosis. Aortic stenosis, Bobby Tesla कौन जानता है? Your mother had it, and yes. We know that you know that how difficult it is. Disease is associated with elderly. Aortic stenosis में क्या होता है कि aortic wall छोटा हो जाता है. Aortic wall को कैल्शियम ज्यादा रहता है, बन जाता है, वो भी एजिंग रिलेटेड है। एक मिनट डॉक्टर अग्रवाल, फर्स्ट आप सबको मैं बता दूं, एओर्टा एक हमारी जो हमारे शरीर के अंदर सबसे मोटी आर्टरी मानी जाती है, और हार्ट से सबसे बड़ा पाइप, इट इज लाइक द पाइप कमिंग फ्रॉम भाखड़ा नंगल डैम, सबसे बड़ी पाइप आके उसी की ब्रांचेस सारी बॉडी में घूमती है। तो जो हार्ट और एओर्टा जो पाइप के बीच में जो वाल्व है उसको एओर्टिक वाल्व कहते हैं। तो उसकी बीमारी डॉक्टर अग्रवाल डिस्क्राइब कर रहे हैं। द सेकंड कॉमनेस्ट डिजीज बिकॉज ऑफ एजिंग is aortic stenosis. Yes, Dr. Agarwal, a little more about aortic stenosis. Aortic stenosis की वजह से 3 सिम्टम होते हैं। चेस्ट पेन होता है, आदमी को चक्कर आके गिर जाता है, और बंदा जो है उसको खून का बहाव कम हो जाता है तो चक्कर आके बेहोश हो जाता है, सिंकोप हो जाता है उसे। तो aortic stenosis की बीमारी जो है वो सिर्फ एज से रिलेटेड है। 80 इयर्स के ऊपर बहुत चांसेस हैं कि हमको 75 to 80 में aortic stenosis हो जाएगी। कुछ यंग पीपल का भी होती है, लेकिन यंग पीपल जो है I will answer this question, but then ये जो aortic stenosis की जांच जो है आराम से एक हमारा इकोकार्डियोग्राफी करा के हम नोट कर सकते हैं कि हमें aortic stenosis तो नहीं है। पल्स हमारी, somebody asked पल्स कितनी नॉर्मल है? पल्स हमारी कभी भी 100 से ऊपर जा रही है तो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल पल्स जो है वो 60 से 80 होती है, 60 से कम जा रही है तो नॉर्मल नहीं है, और 100 से ऊपर जा रही है तो नॉर्मल नहीं है। 70, 80, 90 तक मैं अलाउ कर लूंगा। 100 से ऊपर जा रही है तो I will say that something is wrong somewhere. We should not have more than 100. तो aortic stenosis के बाद में बॉबी और तीसरी चीज जो है जो कि सिर्फ एज रिलेटेड है वो है 6th sinus syndrome. 6th sinus syndrome क्या होता है? वो बूढ़ों में ही होता है, एल्डरली पॉपुलेशन में होता है। उसमें पल्स कम हो जाती है। जो कैल्शियम जो है वो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे जाके जम जाता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है वो डिरेंज हो जाता है, उससे हमारा पल्स बनने की ताकत को लगता है जिनका पल्स कम हो जाती है। 60 से कम पल्स और पेशेंट को चक्कर या गिर जाना। ठीक है, अगेन आई एम गेटिंग अनस्टेबल। एनीवे, तो these 3 things are very important for heart, which are related to only old age apart from heart attack.
Okay. I think ये सबको ये ज्ञान मिल जाना कि हम सबको सिर्फ एक ही बीमारी का नाम आता है कि हार्ट अटैक, लेकिन एल्डर्स के अंदर हार्ट अटैक के अलावा एजिंग की वजह से, प्योरली बिकॉज ऑफ एजिंग, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रिस्क फैक्टर्स, बट प्योरली बिकॉज ऑफ लाइक बाल सफेद होना, the three common things that happen in the elderly for the heart, one is atrial fibrillation. मैं अभी उसमें बॉक्स में टाइप भी डॉक्टर अग्रवाल हम कर देंगे. Atrial fibrillation means heart rate बढ़ जाना. Sometimes normal 80 होता है, we see heart rates of 200 also. So उसका diagnose कर लेना, early diagnosis is possible because everybody can monitor their pulse rate. If regularly 100 के ऊपर आ रहा है, Dr. Agrawal, when the atrial fibrillation में, do you have dropping of beats or only more pulse rate? No, he's not. Okay. Bobby, I could not understand her. Is there any pulse rate, beat drop in atrial fibrillation, or it is only increased pulse rate? Irregular. Irregularly irregular. कभी धक धक धगा धक 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 धक. Okay. Now, Bobby, one more thing. I'll go back fast. Not staying with my fibrillation. A very important thing with the old age is related to the frailty. Which one? Frailty. कमजोर. सार्कोपीनिया, एज कम, वेट कम होना, एनर्जी कम होना, फिजिकल एक्टिविटी कम होना, स्पीड कम होना, ठीक है, ताकत कम होना. These all things come with aging. This is called frailty. So frailty is very strong. Abhi I'm not audible or not audible? No. Frailty के बाद word miss हो गया. हाँ. Frailty के बाद? I'm audible. I'm talking frailty. Okay. Frailty is a commonly misunderstood word. Maybe people will not quote it. थोड़ी कमजोर है, थोड़ा कमजोर है. So you'll find some people have got loss of weight, they've got loss of energy, their physical speed is not there, physical activity is not there, the strength is not there. So all together it makes the patient frail, and this frailty is associated with old age. Their gait is small, the speed is small, short physical activities they can't do. This is with disease. No, this is frailty. This is associated with increased cardiovascular risk. Anybody who is frail, who is not able to walk, his speed is less, strength is less. So he needs an active exercise prescription, so frailty ना हो. और चौथी चीज जो हार्ट के बीमारी के साथ एसोसिएटेड है, वो डिसेबिलिटी. किसी तरह की भी डिसेबिलिटी हो जाए, किसी तरह की भी डिसेबिलिटी हो, इट इज एसोसिएटेड विद ए वेरी हाई रिस्क ऑफ डेथ. एनी डिसेबिलिटी, फॉल, द हिप फ्रैक्चर, लो फ्रैक्चर. इसलिए मैंने आपसे कहा कि हर आदमी को सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है ऑस्टियोपोरोसिस. अपना बीएमडी करा के अपनी हड्डियों की ताकत देखें. आजकल दवाइयां मिल गई हैं, अच्छी दवाइयां आ गई हैं, जिससे हम ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं. बिफोर इट वाज अनट्रीटेबल, बट नाउ देयर आर मेडिसिन बाय व्हिच वी कैन पुट इन कैल्शियम इनसाइड, and we can put vitamin D and calcium, and we can make the osteoporosis all right. So disability is very important, which is important. And fourth thing is, which is always there, is a little confusion, any mental deterioration in the brain, which also is associated with a high degree of cardiovascular risk. That is a confusion, Parkinson's, all those mental illnesses comes in. They are also associated with heart disease. So heart disease का जो pattern है, वो अलग-अलग मरीजों में अलग-अलग एज ग्रुप में अलग-अलग होगा. दत्ताजी आए थे, मेरे पास 4 साल के हो गए हैं, and he was perfectly all right. Only thing he talked to me is कि doctor, I can't stand up from a sitting down. So जब वो नहीं खड़े हो पाए तो मैं देखा उनकी quadriceps कमजोर हो गई. But that quadriceps की कमजोरी जो है, वो उनकी हड्डियों का स्टडी नहीं किया हमने. उनकी हड्डी कमजोर हो सकती है, quadriceps कमजोर हो सकती है, उठने में प्रॉब्लम है, hearing की प्रॉब्लम थी उनको, उनके बैलेंस को खराब कर देगी. गिरने का, the biggest risk factor for him was a fall. A fall will create more problem than any other thing. So I suggest each one of my friends, he's my young friend, that please avoid fall. To see that fall is not. I think, Dr. Agrawal,
मेरा ख्याल दिल की बात, मेरा ख्याल ज्यादा हम कंफ्यूज ना करें। सबसे पहला मैसेज है कि हार्ट अटैक के बियॉन्ड एजिंग की बीमारी केवल हार्ट में 3 इंपॉर्टेंट बीमारियां बताई: एट्रिक फिब्रिलेशन, स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब मुंह छोटा हो जाना, तो मुंह छोटा होके बहुत सांस फूलता है, and it is a very troublesome. My mother, I mean, that's what Dr. Agarwal was saying. My mother suffered from that because nearly 10 years, and we had to give her medicine and बहुत सारी चीजें try करनी पड़ी। आजकल aortic stenosis का अगर person is fit, तो एक surgery भी आ गई। So aortic stenosis and slowing of the heart rate. So I think if there are any questions with these three particular, and Dr. Agarwal, very important question everybody usually wants to know, is there any lifestyle that can prevent these diseases? You see, lifestyle का तो वो common ही है. The common denominator for everything is exercise. Everything. The only thing which has been found to be positive for everything is exercise. एक्सरसाइज का कॉमन डिनोमिनेटर है कि हर रिस्क फैक्टर को कम करने वाला एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के साथ साथ हमारी बॉडी की मस्कुलेचर ठीक होती है, हमारी फंक्शनल कैपेसिटी बढ़ती है। तो मैं हर अपने एल्डर फ्रेंड को बताता हूँ कि भाई आप घूमना जरूर शुरू करें। कितना घूमना है मुझसे मत पूछिए, जितना घूम सकते हैं उतना घूमिए, जितना घूम सकते हैं बिना किसी सिम्टम के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिमूव द रिस्क फैक्टर्स, दैट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग हटा दें और उसके अंदर से अपना कोलेस्ट्रॉल ठीक रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, वेट को कंट्रोल रखें, वेट कंट्रोल रखें। साइमल्टेनियसली अपने खाने पीने की हैबिट में वेजिटेबल और फ्रूट बढ़ा लें। और वेस्ट में जो है वो जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो एक ही पैग अल्कोहल लें, ज़्यादा ना बढ़ाएं। और इन सबको मिला के अपना स्ट्रेस को कम कर दें। जिंदगी अब आपकी स्ट्रेस, किसी तरह का स्ट्रेस आपके लिए स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। कोई भी इन सबको कंट्रोल रखिए। यही लाइफस्टाइल है जो कि आपके लिए हेल्दी एजिंग के लिए आपको प्रमोट करेगा। It's a cocktail of food, and obviously this platform which allows you to listen to Mr. Bhamri singing is very important because it treats loneliness. So ladies and gentlemen, thank you very much Dr. Agarwal for taking us through the journey of a heart disease because of aging. We specified how does age cause a heart disease. And yes, Mr. Bhamri, you are raising your hand, please. Yeah, first of all, I want to compliment and thank Dr. Agarwal for beautifully explaining his heart के बारे में. I was a patient of CKD 18 years before. Dr. Agarwal, 12 साल तो बहुत निकल गए, ठीक 6 साल पहले मेरे को 3 दफा सिनकोप हुआ। ठीक है सर। तो उसके बाद प्रोफेसर के सेठी जो हैं मौलाना आजाद में थे, उन्होंने टिल्ट करके ईसीजी वगैरह किया, कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने यही कहा कि आप अपना फूड हैबिट्स के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करिए और आपको कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आज 6 साल हो गए हैं, टच वुड, मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैं 1 घंटा सुबह वॉक करता हूँ, 1 घंटा शाम को। और जैसे अग्रवाल गिरेवाल साहब ने बताया, मैं हाफ एन आवर का म्यूजिक आफ्टरनून में खुद गाता हूँ और शाम को मैं आधा घंटा सुनता हूँ। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये सर आप तो करता ही करते हैं। अच्छा लगा कि आपने शेयर किया। इसी शेयरिंग एक सर्टेन gives a opportunity for the other to try it out. Mr. Bhamri, it is great to listen to what you said, but at the same time, kindly investigate every episode of syncope separately. Whenever it happens, every episode of syncope separately. Don't say that you had 3, so the 4th is acceptable. Syncope is a issue, which is a symptom, which is a definite symptom. It should be investigated separately every episode. Okay? And उसमें डॉक्टर साहब एक कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया था कि आपको कैरोटिड जो है उसका कुछ करेंगे टेस्ट वगैरह। देखिए आप वो सब करा लीजिए। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे इतना ही कहूंगा मैं कि सिंकोप इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। नहीं, अब 6 साल से नहीं हुआ तो हैप्पी है, जिस दिन होगा उस दिन इन्वेस्टिगेट कीजिएगा।
And Sethi is a Okay. competent doctor, he's a colleague and friend. I will recommending him that you should continue with him. Thank you, sir. Abhi. Anybody else, please? Yes, sir, Yes. डॉक्टर साहब छोटा एक पॉइंट मेरा है छोटा. One minute. Should you do? Can I speak firstly? Yes, please go ahead. डॉक्टर साहब ये पेन जो लेफ्ट आर्म में होती है रेस्ट के टाइम पर, तो शुड इट बी कॉल्ड एज ए हार्ट पेन और व्हाट? देखिए, at my age and your age, anything which is abnormal should be investigated. I will not, miss a pain in the left arm as normal. You have to be investigated. I think you should get a ECG done, echo done, and a coronary angio done, so that we can be sure that we are not dealing with anything which is cardiac. So this pain is highly deceptive. Chest pain can come in any form and present with anybody, any in the jaw, in the legs, in the arm, in the abdomen also, in the back also. So all these chest pain can be related with heart attack. So I would request you to kindly get investigated. If the pain doesn't radiate, into your chest Yes, or to your jaw or anything else. ये सब बातें किताबी हैं, क्लासिकल है, क्लासिकल ऐसी होता है, लेकिन नॉन क्लासिकल प्रेजेंटेशन आल्सो हैपेंस. Okay, thank you, doctor. Rashmi ji, after Rashmi ji, Mr. Sondhi. Doctor, good evening, doctor. I am not able to come on the screen. I just had COVID and I'm feeling a little weak. Okay. And what I want to ask is, 5 days back I was tested negative. I was in the center of Emoha. I came back, and what I noticed is that in between, whenever I went to a doctor just for a regular checkup and all, my pulse rate was normal. But ever since this COVID thing has come, even in the hospital, everything else was all right, the oxygen level and all, but my pulse rate for the first time went to 110, and sometimes it came down to 82, then 75, and then it went back to it. So what do you have to say about that? And right now when I see the oximeter, I would also like to ask a very silly question, but maybe it's valid, that when we see the oximeter and the pulse rate is being noted, so it changes from 82, then it comes to 89, then it comes to 90, then comes back to 80. Is that all right? Or should it be constantly showing one single pulse rate? Good one. It's not a silly question. Very good question. Very good No, it question. changes. Because pulse rate is not fixed. It is a range. Dr. Agrawal just said it is a range from 65 to 80. Mm-hmm. So उसके बीच में आता जाएगा, doesn't matter. जी. तो डॉक्टर साहब फिर वो जो हाई हो गया है. Very nice to hear that you are back. Very good. Yeah. God bless you. Thank you, doctor. And I showed a lot of bravery. And Recommend electrocardiogram. Good. Mr. Sondhi, please. Mr. They did a Sondhi. cardiogram for me. They've done Good evening, Dr. Saab. I am 92 years Oh, and I am feeling all right. I want to tell you that in 1999, I got bypassed by Dr. Naresh Trehan, and then I got a stent in 2002, and again stent in 2005 by Dr. Ashok Seth. ji. And my pulse rate remains from 55 to 65. Very good. And my blood pressure, high blood pressure remains 120 to 135. I'm very jealous of you. And second, from 60 to second, first is 120 to 135, second is 60 to 70, and the pulse rate is 55 to 65. Very good. Very good. God bless you. Acha, now I want to tell you what 2, 3, 4 medicines that I am taking. I want to tell you that I was taking Pentocid DSR, Ecosprin 75,
and then I was taking Do you have any And, questions, sir? one thing I want to ask you that for the last 2 years I am taking this Flavidon, that trimetazine MR35. There's a Flavidon MR35 for avoiding pain in the angina and protecting the angina. You are doing fine, sir. Doctor sir, I have to continue with Flavidon or Yes. Dr. Agarwal, he should continue with Flavidon, I think. Yes, he must continue. Please. भार्गव जी, मोना जी, मैंने नाम लिखिए, मैंने अभी आता हूँ. यादव, yes, स्वतंत्र यादव जी, please. मैम, unmute कर लीजिए. Is the pulse rate okay? Yes. Is my pulse rate? मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए. डॉक्टर साहब, मैं बीपी की दवा लेती हूँ, एटोरवा TM, एटेजलॉक ट्रियो. जी. तो ये मुझे इससे ठीक रहता है, 120-80 के करीब, कभी थोड़ा ऊपर नीचे. तो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल 129. मुझे कुछ और मेडिसिन मुझे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए लेनी चाहिए? LDL कितना है? 72. ठीक है, कुछ नहीं करना. नहीं, कुछ नहीं. Nothing. LDL 129. LDL 129 is high. वो high. Total cholesterol 129, LDL 29. तो उसके लिए डॉक्टर साहब मुझे कुछ लेना चाहिए? It is LDL which have to be reduced. उसकी दवाई स्पेशल आपको कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई कंसल्ट करके बढ़ानी पड़ेगी. ठीक है? क्योंकि मैं ये 2 ही मेडिसिन लेती हूँ, एटोरवा और टेजलॉक ट्रियो, एक गोली. तो एटोरवा डॉक्टर अग्रवाल बढ़ा सकते हैं ना. शी विल हैव टू, बट प्लीज एडवाइस इज कि आप बढ़ानी पड़ेगी. कितनी बढ़ानी पड़ेगी? यू शुड कंसल्ट योर कार्डियोलॉजिस्ट एंड देन बढ़ाओ एज पर. मिस्टर NK गुप्ता, प्लीज. सर, मेरा ये कहना था कि मेरा बाईपास हुआ था 2005 में at Apollo Hospital. जी. And just now Dr. Agarwal said कि bypass should be avoided at a senior age because now I am 75. I said that Dr. Manmohan Singh had a 3 times bypass even at the age of 82. I said heart attack के लिए bypass is not the. हाँ जी. हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, डॉक्टर अग्रवाल बोलिए. डॉक्टर अग्रवाल, प्लीज, योर वॉइस. I could not understand the question. मेरा क्वेश्चन ये था सर, आपने कहा था कि बाईपास शुड बी अवॉइडेड आफ्टर द एज ऑफ 75 और सो. अगर मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का 3 टाइम्स बाईपास हुआ है इवन एट द एज ऑफ 82, यू प्रेफर दैट वन शुड गो इन फॉर एंजियोप्लास्टी इंस्टेड ऑफ बाईपास. मेरा बाईपास 2005 में 16 साल पहले हुआ था अपोलो में. रीडू जो है, I will answer question. I will answer your question. हाँ जी सर. Redo has got a very high degree of complication rate, but it is recommended when angioplasty is not possible. हाँ जी. So after a bypass, redo करना जो है वो एक मजबूरी होती है जब हमारे पास एंजियोप्लास्टी वाली वेसल्स ना हो. हाँ जी. तो अगर मनमोहन सिंह का जो 3 बार हुआ था तो एक बहुत हाई रिस्क पेशेंट का हुआ था और एक बहुत हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंस के साथ हुआ था. उसके अंदर रीडू इसलिए हुआ था कि उनके पास उनकी वेसल जो थी वो एंजियोप्लास्टी वाली नहीं थी. ऐसा नहीं है कि सभी का एंजियोप्लास्टी पॉसिबल है. हाँ जी. जो वेसल पॉसिबल है उसमें एंजियोप्लास्टी मैं प्रेफर करूंगा. एल्डरली पॉपुलेशन में जहाँ प्लास्टी पॉसिबल नहीं है वहां मुझे बाईपास ही करना पड़ेगा. हाँ जी. गुप्ता जी, ये कानून नहीं है. हाँ जी, ठीक है सर.
है, कानून नहीं है। आपको एजुकेट करना है कि दैट इज प्रेफर्ड, दैट्स ऑल। ठीक सर, ठीक, ओके 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 सर, थैंक यू। मोना जी पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मेरा पल्स रेट जो है वो हमेशा 100 के ऊपर ही रहती है, और जो ये है ऑक्सीजन ये जो है वो 97 95 ऐसे रहता है पल्स रेट। पल्स रेट ज्यादा रहती है हमेशा 100। कब से? जब से ऑक्सीमीटर खरीदा 1 महीने से। पहले तो पता ही नहीं था क्या होता। ये डॉक्टर अग्रवाल ने अभी बोला था ना कि जब से ऑक्सीमीटर आया लोगों को पता लग गया कि अपनी नब्ज ज्यादा है। So now this is the time. I think that you are the right person. You should get yourself investigated. जी. Dr. Agarwal, the first thing she should get is an echocardiograph. Yes, echocardiogram, ECG, and the element of anxiety may be there also. But 100 plus per. डॉक्टर साहब, डॉक्टर से बात कीजिए, आपको इन्वेस्टिगेट करके आपका पल्स अगर कम ला सकेंगे तो आपकी लॉन्जेविटी बढ़ेगी। डॉक्टर साहब, ECG और सिंपल दवाई से कम आ जाएगा। मार्च में हुआ था, नॉर्मल था। नहीं हो सकता है आजकल। तो आपका डॉक्टर आपको थोड़ी सी दवाई दे देगा, आपका पल्स कम आ जाएगा। क्रेस्टर लेते हैं, CRESTOR। क्रेस्टर पल्स के साथ नहीं होता। बीटा ब्लॉकर बॉबी लेने पड़ेगी। Mr. Dev ji, Mr. Dev. Sir ji, I am 76. My pulse rate remains, my blood pressure and the sugar is controlled, but my pulse rate always remains more than 90. So do I need any medication for that? Pulse rate is more than what, Bobby? 100? 90. More than 90. 90 is no issue. 100. No, I will not require. I will not recommend more medicines. Okay. I think I will take the last two questions, Mrs. Ranjana ji और उसके बाद भार्गव जी। रंजना जी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। Dr. Saab, Dr. Agarwal, first of all, I'm a patient of COPD, but for the last 2-3 years, I don't have any problem because I am taking Nistami inhaler, which is giving me so much of comfort. So I am not having any asthmatic problem. But my problem is that I have got anxiety there 2 days हो गया family में. So for that I'm bit anxiety रहती है. So for the last 2 days एकदम breathlessness हो रहा है. So I have seen in my oximeter it was 138, 125 like that pulse beat. So and then I sat for some time and gradually it came down up to 85. So my family members, they were saying ki you give up that anxiety part, then you will feel better. So I have got I'm taking Dilzam 90 for my pressure. That is also not very much. It is 140. Normal is 140. And I am taking Dilzam. But Dilzam for the last 10 years I am taking this medicine. So should I change this pressure medicine or should I start any for this pulse rate high? What to do? I think you will have to find out why the pulse rate is more. I told you na, because my death हो गया हमारी family में. So that is temporary. That is temporary. That is the feeling which is causing you, the heart feeling. So that may not be because of your heart disease. Okay? No. Right. Mr. Bhargav, please. Unmute yourself, sir. डॉक्टर साहब, मेरे बीपी की 2 साल से बीमारी है, तो नेबोवॉइल ले रहा हूँ और एमोलोडोफाइन जब लेता हूँ तो पाँव में सूजन आ जाती है। हाँ,
नेबोवाइल तो मैं खाली नेबोवाइल से चला सकता है जी? You will have to change your group of medicine. Amlodipine in some people can cause swelling in the feet, but it is not a dangerous effect. It is only a effect seen with amlodipine. So you will have to change your group of medicine. Instead of 10 mg, can I take 5 mg? This one? No. No. It is not dependent on dose. You will have to change the group. Consult your And doctor. second thing for cholesterol, I had been advised Esto. This is Atorvastatin calcium tablet. What's that? Atorvastatin. Atorvastatin. For cholesterol. Is it a good drug? Yes, very good drug. Yes. Hello? Yes. Cholesterol. Yes. Okay. Malik ji, you will be the last one. Good evening, doctor. I am Arun Malik. I am 59 years of age. I am a BP patient from last 5-6 years, and I am taking Ormizest AM, Atorvastatin, and Chloricalciferol and Xyluric from last 5-6 years. My doctor, who is a cardiologist, he says you keep on doing it. That is why your BP rate is normal and you're stable. So I just want to consult that is it okay? I keep on taking these 3 medicines: Xyluric, Ormizest AM, and Atorvastatin. Dr. Agarwal? You can continue. You can continue, review your uric acid and review your medicines with the doctor. And if he thinks that it is because of the medicine only it is controlled, then it is better to continue the medicine. You said you last 2 years in last 5 years, sir. Last 3-4 years. 3-4 years. Yes. How much weight have you lost in last 3 years? I have not lost much of weight. I mean, although I'm taking dinner, I've skipped dinner. Then you're not doing good to yourself. Okay. That's the problem. Dr. Agarwal ने क्या कहा था? कि पॉलीफार्मेसी तब होती है जब आप समझते हैं कि दवाई से ठीक हो जाएंगे. आप अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं कर रहे. No, I'm not. I've skipped my dinners. I'm taking light lunches. Don't. Let's not go into that. That's a systematic manner. Okay. If you do not lose weight, your medicines will not help you. Okay. So please remember, losing weight is part of treatment. It is not part of just a routine. Okay. So if you don't lose weight, you're wasting your time. Okay. Yes, Shashi ji, I am out of time, but still okay. क्योंकि वो इमोहा का प्रोग्राम है आपका इसके बाद. Yes, डॉक्टर. डॉक्टर अग्रवाल से पूछना है कि ये AF का ट्रीटमेंट क्या है परमानेंट? मैं एलिक्विस ले रही हूँ पिछले 2 साल से. देखिए, AF के लिए जरूरी ये है और उसके बाद में AF को कंट्रोल करना, रेट को कंट्रोल सुन नहीं पा रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल. आपका क्रैक हो रहा थोड़ा. उसका रेट ऑफ 98 कंट्रोल कर. Eliquis is a treatment for prevention as well as stroke कम हो जाएगा. जो उन्होंने रेकमेंड करूंगा Eliquis तो ले आए. साथ में अपना रेट कंट्रोल भी लीजिए. रेट कंट्रोल के लिए additionally to Eliquis. I think that's important. And I have stopped taking this caffeine in everything, and I'm taking decaf tea. No, but Dr. Agarwal, very good reminder. Do you think tea and coffee can cause atrial fibrillation? Yes. No, that's a myth. Shashi ji, that's a myth. हम atrial fibrillation कॉफी वाली बात नहीं कर रहे. कॉफी से बढ़ सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तो हार्ट में होती है. ठीक है? So anyway, that is more important. Please understand. I will request all of you here who have not had an ECG done in the past 1 year should please get their ECGs done. Somebody was asking here, how often should you use the oximeter? उन लोगों का ऐसा शौक हो गया है, हर 15 मिनट में they are watching, हर 15 मिनट में ऑक्सीजन और पल्स रेट अभी कम हो गया, अभी ज्यादा हो गया, अभी कम हो गया, अभी ज्यादा हो गया.
I get a telephone call in the morning at 6:30. Sir, अभी तो 86 है. तो बोलते बोलते नहीं अभी तो 94 हो गया. So please don't start doing that because there is a variation. Okay? So your heart is very, very agile. वो बोलता है, वो गाता भी है और रोता भी है. उसको वो काम करने दीजिए. बीमार हार्ट ECG में आएगा, इको में आएगा, वो फीलिंग्स में नहीं आएगा. So let's keep our feelings alive, but don't let the heart fall sick. Thank you very much. Dr. Agarwal got disconnected. I'll convey our thanks to him. But all of you, thank you very much. Please look after your heart and God bless you all. I'm very keen next time we will have at least 3 lectures on tension, anxiety and depression. But before that, I will send questions to all of you. 3 questions all of you will answer before the session so that we are able to benefit some extra knowledge. All of us have a different definition of tension. I'm sure मैंने पूछा ना what do you mean by tension? हम यहाँ पे 70 लोग हैं, 70 definitions आएंगी tension. Tension तब होती है जी मेरी चाय ठंडी हो जाए tension होती है. वो कहते हैं पड़ोसी दी ना म्यूजिक ऊंचा हो जाए मैंने tension हो जाता है. So you'll get different definitions. So let's decide what is tension. And tension can be good for people. So we'll talk about it next time. Thank you very much. God Thank bless you, sir. Thank you, Dr. Thank you, Doctor. Wonderful. Bye-bye. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor.